हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशियो क्रेज। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ सिविक्स क्लास 10th, दैट इज पावर शेयरिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। तो समझते हैं कि पावर शेयरिंग है क्या। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि पावर एक हाथ में नहीं है, रादर पावर जो है वो 2-3 ऑर्गन्स या लेवल्स पर डिवाइडेड है। इसको कहते हैं पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इसलिए ताकि कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो जाए, किसी एक ही बंदे पे सारे काम करने का बर्डन ना रहे, इसलिए पावर शेयरिंग है वो नेसेसरी बन जाती है। अब हम दो स्टोरीज देखते हैं, बेल्जियम की और श्रीलंका की। सबसे पहले चलते हैं बेल्जियम के पास। बेल्जियम के पास है 1 करोड़ की पॉपुलेशन और बेल्जियम में 59% है डच स्पीकिंग लोग, 40% है फ्रेंच स्पीकिंग लोग एंड 1% है जर्मन। ठीक है, क्लियर। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में है उल्टा, फ्रेंच है 80% और डच स्पीकिंग है 20%। आपको बुक में दो टर्म्स मिलेगी, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब कि जब आपके पास लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जब आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है, उसको हम कहते हैं मेजॉरिटी। और माइनॉरिटी मतलब जब हमारे पास कम लोग हैं, लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो कम है, उसको हम कहते हैं माइनॉरिटी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेजॉरिटी में है डच और माइनॉरिटी में है फ्रेंच, वेयर एज इन ब्रुसेल्स उल्टा है। फ्रेंच जो है वो है मेजॉरिटी में और डच जो है वो है माइनॉरिटी में। तो पावरफुल कौन होना चाहिए? पावरफुल तो वो होना चाहिए ना जो जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा लोग है, वो पावरफुल होंगे। पर यहाँ पे ना उल्टा हो रहा है। जो डच है वो मेजॉरिटी में पर वो कम पावरफुल है, उसके पास इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर ये सब कम है एज कंपेयर टू फ्रेंच लोग। जो फ्रेंच के लोग हैं उनके पास इकोनॉमिक पावर भी बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल पावर भी बहुत ज्यादा है। तो इनमें ये डिफरेंशिएशन है। ट्रू। और आप ये चीज समझे ना, यहाँ पे ऑपोजिट चीजें हो रही है। डच मेजॉरिटी में, फ्रेंच माइनॉरिटी में, वेयर एज इन कैपिटल फ्रेंच मेजॉरिटी में और डच माइनॉरिटी में। जैसे हम ये मैप देख सकते हैं, ये जो येलो जोन है वो हमारे पास है डच स्पीकिंग एरिया, ठीक है। और ये जो रेड जोन है वो है हमारे पास फ्रेंच स्पीकिंग एरिया। और ये जो 1% हमने बात करी थी यहाँ पे जर्मन, वो है यहाँ पे 1%। और जो उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, वो है ये येलो छोटा सा पार्ट। अब ये तो बात करी हमने बेल्जियम की। अब हम चलते हैं श्रीलंका की तरफ। बेल्जियम को भी यहीं पे होल्ड पे रखते हैं। श्रीलंका में हमारे पास 74% है सिन्हालास, 18% है हमारे पास तमिल्स, जिसमें से आगे हमारे पास है श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। रिमेनिंग 7% है हमारे पास क्रिश्चियंस और ये है हमारे पास 5%। क्लियर। तो ये हमने दो सिनेरियो देख लिए, किसके? बेल्जियम के एंड श्रीलंका के। श्रीलंका में मेजॉरिटी में है सिन्हाला, माइनॉरिटी में है तमिल्स। वेयरएज बेल्जियम में क्या थे? मेजॉरिटी में थे डच और माइनॉरिटी में थे फ्रेंच। तो हम इन टू स्टोरी बेसिस को कंपेयर करते हुए आगे चलेंगे। श्रीलंका ने पॉलिसी फॉलो करी मेजॉरिटिनिज्म की। मेजॉरिटिनिज्म का मतलब कि जो लोग मेजॉरिटी में है, समझो ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अपनी चलाएंगे। जो माइनॉरिटी में, जो कम स्ट्रेंथ में लोग हैं, उनके एस्पिरेशंस, उनके डिजायर्स को कुछ नहीं समझेंगे और सिर्फ अपनी दादागिरी करेंगे, अपनी चलाएंगे। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मेजॉरिटिनिज्म। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है 1948 में। तो उन्होंने, जैसे हमने बात करी, उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? मेजॉरिटिनिज्म। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने सिन्हाला को क्या बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला को क्या बना दिया उन्होंने? ऑफिशियल लैंग्वेज। अपने लिए रिजर्वेशंस भी कर ली, किधर?
यूनिवर्सिटीज में, जॉब्स में, यहाँ सब कि भाई हम तो मेजॉरिटी में है तो ये जो सीट्स मिलेगी वो सिर्फ हमें मिलेगी, ये भी कर लिया उन्होंने। क्या करेंगे, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जो सिन्हालास थे, जो मेजॉरिटी ऑफ सिन्हालास थे वो कौन थे, बुद्धिस्ट। तो उन्होंने कहा कि जो हम बुद्धिज्म है उसके कल्चर को, उसके रिचुअल्स को हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे। तो ये 1 2 3 ये 3 चीजें लेके आए, कौन लेके आए, सिन्हालास, कि अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया। सेकंड, रिजर्वेशन करेंगे जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज में। थर्ड, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर। तो अब जब उन्होंने ये सारी डिमांड्स रख ली तो जो तमिल्स थे उन्हें तो लगा यार हमारे खिलाफ तो ये चीज गलत हो रही है, हम तो अलग अलग हो रहे हैं इनसे, कि ये लोग तो सारी रिजर्वेशन प्रोटेक्शन सिर्फ अपने लिए रख रहे हैं, तो हम तमिल्स का क्या होगा। तमिल्स ने कुछ डिमांड्स रखनी शुरू करी। तो वो डिमांड्स क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, कि तमिल को बनाओ ऑफिशियल लैंग्वेज, कि तमिल को बना दो ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरी डिमांड ये है कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए इन जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज वगैरह। थर्ड है कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, उन्हें एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए जिसका नाम क्या होगा, इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। तो ये तमिल्स की 3 डिमांड्स थी कि हमारी एक तो लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया जाए, दूसरा हमें रिजर्वेशन चाहिए, तीसरा हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए सिन्हालास से अलग, जिसका नाम क्या होगा, इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। डिमांड्स को सिन्हालास ने क्या कर दिया, मना। सिन्हाला ने कर दिया मना, तो क्या आई, फीलिंग ऑफ एलिनेशन आई, फीलिंग ऑफ एलिनेशन आई। एलिनेशन मतलब कि यार हम तो अलग है इनसे, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ये हमारी राइट्स को या हमारे प्रोटेक्शन का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, तो सिन्हालास अलग है और तमिल्स अलग है, ये भावना आ गई, एलिनेशन आ गई। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर। इसका रिजल्ट हुआ सिविल वॉर। सिविल वॉर चालू होगी किनके बीच में, सिन्हालास के बीच में, तमिल के बीच में। फिर उसमें क्या होता है कि भाई इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, कुछ रेफ्यूजीज बन जाते हैं। रेफ्यूजीज क्या होता है कि समझो इस कंट्री में लड़ाई हो रही है तो मैं दूसरी कंट्री में जाके चली गई और वहां की गवर्नमेंट ने मुझे शेल्टर, फूड, प्रोटेक्शन ये सब प्रोवाइड करी, मैं वहां पे रेफ्यूजी हूँ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेफ्यूजी। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि श्रीलंका में क्या हो रहा है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी में लड़ाई शुरू हो गई है, सिविल वॉर शुरू हो गए हैं, सब अपनी अपनी डिमांड्स रख रहे हैं पर मेजोरिटी अपनी चला रही है, एंड इसका टर्म क्या था, मेजोरिटनिज्म। अब देखते हैं बेल्जियम में क्या हुआ था। बेल्जियम ने रियलाइज कर लिया कि यार हमारे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज है, तो हमें सबको एक साथ लेके चलना है। ये नहीं कि जैसे मेजोरिटी है वो अपनी अपनी चलाए, मतलब मेजोरिटनिज्म फॉलो नहीं किया इन्होंने। क्या किया कि हमें सबको, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो, हमें सबको एक साथ लेके चलना है। तो उन्होंने ये करने के लिए क्या कुछ किया वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए कि हम लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कि नो मैटर व्हाट, कौन मेजोरिटी में कौन माइनॉरिटी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम लोग क्या रखेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड अमेंडमेंट ये लाए कि जो सेंट्रल की पावर है वो कहां चली जाएगी, स्टेट के पास। कुछ पावर कहां चली जाएगी, स्टेट के पास, कि जो सेंटर की पावर है वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होके कहां चली जाएगी, स्टेट के पास। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग है, तो इसमें क्या हो रही है, पावर शेयर हो रही है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दिस इज टू इंश्योर दैट कि पावर एक ही हाथ में ना रहे, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। और थर्ड चीज है कि ब्रुसेल्स में भी सेम चीज अपनाई गई कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें एज इट इज सेम ब्रुसेल्स में भी अपनाई गई। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बनी है हमारे पास, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो क्या होगी, 3 गवर्नमेंट, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गए हमारे पास, सेंट्रल, स्टेट
एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सेम लैंग्वेज। ये ए है पार्टी और ये बी है पार्टी, ठीक है। ए पार्टी बोल रही है हिंदी तो इनकी एक कम्युनिटी बन गई, बी पार्टी बोल रही है इंग्लिश तो इनकी एक कम्युनिटी बन गई। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कम्युनिटी बन रही है। कम्युनिटी गवर्नमेंट किन किन अफेयर्स से डील करती है? ये डील करती है कल्चरल अफेयर से, ये डील करती है एजुकेशनल अफेयर से, और ये डील करती है लैंग्वेज अफेयर से। तो ये जो सारी तीनों दिक्कतें हैं वो कौन डील करती है? हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक और बात याद रखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन मतलब बहुत सारी अलग अलग यूरोप की कंट्रीज जब एक साथ आ जाए उसको कहा गया है यूरोपियन यूनियन। तो इनका हेडक्वार्टर का है, मतलब मेन ऑफिस का है, वो है ब्रुसेल्स में। क्लियर? तो हमें क्या पता लगा कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का डिफरेंस बेल्जियम में भी था, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का डिफरेंस श्रीलंका में भी था, पर श्रीलंका ने मेजॉरिटीनिज्म फॉलो किया कि मतलब मेजॉरिटी वाले लोग अपनी अपनी चलाएंगे और माइनॉरिटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे। श्रीलंका ने हुआ, जिसका रिजल्ट आप सबने देख लिया, क्या हुआ? सिविल वॉर। वेयर एज बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पे मेजॉरिटी भी है, माइनॉरिटी भी है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन कल्चरल डाइवर्सिटीज को रिस्पेक्ट करें, जिससे कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करी और वो पीस एंड हार्मोनियस लाइफ जी पाए। डन। तो अब हमने ये दो स्टेट से एग्जांपल से देखा, या तो आप श्रीलंका का भी ले सकते हो, लड़ाई वगैरह करनी है, मेजॉरिटीनिज्म फॉलो करनी है, आप बेल्जियम का भी ले सकते हो कि एक दूसरे की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है, कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, ये भी सीख सकते हैं। पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए? तो एक तो हमारा रीजन ये है कि जो पावर शेयरिंग है वो कंफ्लिक्ट रिड्यूस करवाती है, कंफ्लिक्ट रिड्यूस करवाती है, जिसके कारण क्या इंश्योर होती है? स्टेबिलिटी, जिसके कारण इंश्योर होती है स्टेबिलिटी। सेकेंड रीजन ये है, इट इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब पीपल जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं ऐसे, और जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो वो पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं, वो किसको इन्फ्लुएंस कर रही है? पीपल को। तो इट्स अ साइकिल कि पीपल जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, एंड इन टर्न जो वो रिप्रेजेंटेटिव है वो पॉलिसीज बना रहे हैं टू इन्फ्लुएंस पीपल, टू इफेक्ट पीपल, उनकी वेलफेयर के लिए। तो ये एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। सो इट्स अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमारे पास एक चीज है प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन। तो ये है हमारा प्रूडेंशियल रीजन और ये है हमारा मॉरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन होता है जब हम पॉजिटिव को एंड नेगेटिव को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन। और मॉरल रीजन होता है जब हम वैल्यूज, बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज, इन सब को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेते हैं, इसको हम कहते हैं मॉरल डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने क्लास 10th पास करी, अब अगर आपको कोई एक स्ट्रीम चूज करनी है तो आप उसका पॉजिटिव भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे, प्रोस भी देखेंगे, कॉन्स भी देखेंगे, और फिर उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रूडेंशियल रीजन। वेयर एज आपने सोचा आप मेडिकल लेंगे, क्यों? क्योंकि आपके घर में सब मेडिकल लिए हुए हैं, आपके पापा मम्मी भाई बहन, तो आपने वो वैल्यूज और आइडियाज फॉलो किए, तो वो क्या हो गया? मॉरल रीजन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि अब हमने देख तो लिया कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, पर अब देखते हैं अलग अलग तरीके क्या है पावर शेयरिंग के। तो फर्स्ट वन इज दैट कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। जो पावर है वो शेयर होती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। These are the three organs of the government. तो लेजिस्लेचर क्या करता है? वो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इंप्लीमेंट करता है, whereas जुडिशरी उस लॉ की सुपरवाइज करते हैं कि भाई लॉ अच्छे से लागू तो हो गया, सब अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये सब करता है। तो इसे कहते हैं 3 organs of the government।
और इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इसे क्यों कहा जाता है? अगर ये नहीं होगा तो ये वर्क नहीं कर पाएगा, अगर एग्जीक्यूटिव नहीं होगा तो जुडिशरी वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों ऑर्गन्स इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये एक दूसरे पे क्या रखते हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस। ये एक दूसरे पे क्या रखते हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस। ये ध्यान रखते हैं कि लेजिस्लेचर ने लॉ अच्छे से बनाया है या नहीं। एग्जीक्यूटिव का काम जुडिशरी ध्यान रखता है कि ये अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं। जुडिशरी का ध्यान लेजिस्लेटिव रखते हैं कि जो हमने लॉ बनाया है वो सुपरवाइज कर रहा है नहीं। तो ये एक दूसरे पे चेक रखते हैं, जिसके कारण ये लोग अच्छा काम करते हैं, कंपटीशन में रहते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हमारे पास है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला हमारे पास आता है सेंट्रल, देन कम्स द स्टेट और फिर हमारे पास आता है लोकल। तो सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव ये है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, और इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसको हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्यों? क्योंकि जैसे ऑर्गन्स में ये तीनों इक्वल थे, ये लेवल्स में इक्वल नहीं है। सबसे ज्यादा ऊपर ये है, फिर सेकंड पे ये, फिर थर्ड पे ये। मतलब अगर सेंट्रल कोई हमारी पॉलिसी बनाता है तो लोकल और स्टेट को वो माननी ही पड़ेगी। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जो लोकल अपनी पॉलिसी बनाता है वो स्टेट को बनानी पड़े। मतलब सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव कौन है? सेंट्रल है। और हम इसको और क्या कहते हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा हमारे पास है कि जो पावर है वो शेयर होती है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। क्या? कि जो हमारी पावर है वो शेयर होती है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स जैसे हमने बेल्जियम में देखा था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, याद करो। हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम ने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई है जो बेस्ड ऑन सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट का। मतलब वो गवर्नमेंट जो बेस्ड है ऑन सेम लैंग्वेज और सेम रिलीजन, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक सोशल ग्रुप है। जो वीकर सेक्शन होता है उसको ध्यान में रखते हैं, उसके लिए रिजर्वेशंस बनाते हैं, उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल वुमेन हो गई, दलित्स हो गए, एससीज एसटीज हो गए। तो ये सब अगर हम इनको ये सब प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन ये सब प्रोवाइड नहीं करेंगे तो दे विल फील एलिनेटेड। जैसे कहां भावना आ गई थी? श्रीलंका में। दे विल फील एलिनेटेड। तो अगर ऐसा ना हो कि ये भी हमारे जैसा ही फील करें कि हम सब लोग एक हैं, एलिनेशन की भावना नहीं है, इसलिए हमने सोशल ग्रुप्स इस्टेब्लिश करे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ध्यान दे सके, उनके लिए प्रोटेस्ट कर सके, उनके लिए प्रोटेक्शन बना सके और उनको रिजर्वेशन दे सके। फोर्थ अप वी हैव कि जो पावर है वो शेयर होती है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है, एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है कि वो बहुत सारी पार्टीज में से अपनी मनपसंद पार्टी चुन सके। ठीक है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हम सब लोगों के पास फ्रीडम है कि हम बहुत सारी पार्टीज में से, जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, इन सब लोगों में से अपनी फेवरेट चुन सके। तो ये हमारे पास प्रिविलेज है। ठीक है, अब हर एक पार्टी का आइडियोलॉजी अलग होता है, एम्स अलग होते हैं, विशेष अलग होती है। समझो ये पार्टी ध्यान दे रही है क्लाइमेट चेंज पे, ये पार्टी ध्यान दे रही है पॉवर्टी रिडक्शन पे, ये पार्टी ध्यान दे रही है अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन पे। तो मुझे उस पार्टी को वोट करना जो क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दे, तो मैं इसको वोट करूंगी। पर इन दोनों को लगातार डर बना रहेगा कि यार ये तो हमें वोट करे या ना करे लोग, तो हमें और अच्छा काम करना पड़ेगा और अच्छा काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या इस्टेब्लिश होएगा? इससे इस्टेब्लिश होगा कंपटीशन।
तो कंपटीशन में हम जब भी होते हैं हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की ट्राई करेगी। ठीक है, अब हमारे पास एक टर्म है यहाँ पे, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि समझो मैं ना 10 सालों से इलेक्शन जीतते आ रही हूं, पर जो तुम्हारी पार्टी है वो जीत नहीं पा रही है, तो तुम लोग क्या डिसाइड करते हो कि बहुत सारी ये छोटी छोटी पार्टीज एक बड़ी पार्टी फॉर्म कर लेगी और मेरे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेगी, जिससे क्या होगा, हम लोगों में कंपटीशन ज्यादा अच्छा हो सकता है और तुम्हारे जीतने की भी चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो तुम्हें क्या कहेंगे हम, कोलिशन गवर्नमेंट की। जब बहुत सारी छोटी 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 पार्टीज एक साथ आ गई टू फॉर्म अ बिगर पार्टी टू कंटेस्ट इलेक्शन विद द ऑपोजिशन, उसको हम क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। अच्छा, अब एक और ये बात, एक बिजनेसमैन की थॉट अलग होगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का थॉट अलग होगा, एक फार्मर का थॉट अलग होगा, पर ये अलग अलग लोग जो हैं ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है कि सिर्फ हम इंडस्ट्रियलिस्ट के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो? ऐसा नहीं होता है, हम लोग फार्मर के लिए भी वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ईच सेक्टर, ईच ऑक्यूपेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ट्रू, तो फार्मर भी अपने डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करता है, एक एनवायरमेंटलिस्ट भी डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करता है। उससे क्या होता है, हमारे पास अलग अलग व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं, हमारे पास अलग अलग व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं, जिससे हमारा जो डिसीजन है वो बेस्ट निकलता है, एट इट्स पार बेस्ट निकलता है वो। ठीक है, अगर अलग अलग व्यू पॉइंट्स आ जाएंगे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का व्यू पॉइंट आ गया है, एक इन्वायरमेंटलिस्ट का व्यू पॉइंट आ गया, एक फार्मर का व्यू पॉइंट आ गया, तो इन सब से हमारे जो डिसीजन है वो बहुत डाइवर्स रहेगा, हर एक कम्युनिटी के लोगों को इंक्लूड कर रहा होगा, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग। तभी हमारी जो इंडिया वो एक डाइवर्स कल्चर है, जहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है, जहां पे हर एक कम्युनिटी का व्यू पॉइंट सुना जाता है, हर एक कम्युनिटी इन्फ्लुएंस करती है हमारी डिसीजन मेकिंग को, हमारी पॉलिसीज को, टू मेक अ वेलफेयर सोसाइटी। So with this we have come to the end of this video. I really hope आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। And I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.